हेलो फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन लेक्चर के इस क्रम में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों की। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बनास नदी तंत्र की, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके पटवार, पुलिस, रीट और आरएएस प्री में काफ़ी महत्वपूर्ण है बनास नदी। तो उसे देखिए पिछले लेक्चर में। तो आज हम एक अंतिम नदी की बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है, और इस नदी का नाम है गंभीर नदी। तो शुरू करते हैं गंभीर नदी से। अब गंभीर नदी के बारे में पहले बेसिक फैक्ट लिख लेते हैं कि इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम होता है करौली ज़िले से। करौली ज़िले की एक तहसील है जिसका नाम है सपोट्रा, और यहाँ पे जिन पहाड़ियों से ये नदी निकलती है उन पहाड़ियों का नाम है नादोती की पहाड़ियाँ। तो यहाँ से उद्गम होता है गंभीर नदी का। उसके बाद इसके संगम की बात करते हैं। इस नदी का संगम यमुना में माना जाता है, यूपी में जाकर। इसके अपवाह ज़िले कौन कौन से हैं जहाँ पर ये बहती है? तो राजस्थान के 2 ज़िले इसमें शामिल हैं। एक तो करौली, जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, और दूसरा ज़िला है भरतपुर। और इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वह है, सहायक नदी का नाम है पार्वती नदी द्वितीय, और ये नदी भी करौली ज़िले की सपोट्रा तहसील से ही निकलती है तथा धौलपुर ज़िले में ही पार्वती बांध का निर्माण किया गया है यहाँ पर, और ये गंभीरी नदी में मिल जाती है। तो इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम लिख लेते हैं पार्वती द्वितीय। ये ऐसे कहें, ये इसकी सहायक नदियों में सबसे मुख्य है। तो इसका एक छोटा डायग्राम बना लेते हैं कि गंभीरी नदी नादोती की पहाड़ियों से करौली से उद्गम होती हुई लास्ट में यमुना में मिल जाती है। तो इस तरह से 2 ज़िले इसमें शामिल हैं। अब इसमें एक मुख्य जो ख़ास बात है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है, कि करौली ज़िले में जो गंभीर नदी है इसकी एक 5 अन्य सहायक नदियाँ भी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिस पे राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, पांचना बांध। तो उन नदियों को देख लेते हैं हम। उन नदियों का नाम है अटा, माची, बरखेड़ा, भद्रावती, और लास्ट में भैंसावट। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2 नाम हिंदी के भय वर्ण से शुरू हो रहे हैं। बाकी आप पहले शब्द को लेकर इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं। अब इन 5 नदियों के जो जल मिलता है कंबाइंड रूप से, उस पे राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना है जिसका नाम है पांचना बांध।
तो मिट्टी का सबसे बड़ा बांध। इसमें जो प्रश्न आता है वो नदियों के नाम पर ही आता है अधिकतर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और इसमें दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि नदियों के नाम के अलावा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि पांचना बांध क्यों बनाया गया था, क्योंकि इससे भरतपुर में अजान बांध में जलापूर्ति की जाती है। ये हम पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ से भरतपुर के अजान बांध में जलापूर्ति की जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिए। तो ये बात हुई गंभीर नदी की और उसकी सहायक नदियों की। अब हम पढ़ेंगे नदियों से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम होते हैं जिस तरह के पुलिस पटवार और रीट के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि अब जो पढ़ेंगे वो केवल फैक्चुअल नॉलेज है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम वन बाय वन करके। और जल्दी ही यहाँ पर टेस्ट सीरीज की शुरू की जाएगी यूट्यूब के इस चैनल पे, तो आप इसे सब्सक्राइब करें अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। उसमें RS प्री से लेकर मेंस तक के प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में पहला फैक्ट कि ऐसे ज़िले जिनमें कोई नदी नहीं है। ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? ऐसे ज़िले हैं बीकानेर और चूरू। हालांकि गंगानगर की इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, परंतु वहाँ पर पहले घग्गर नदी का जल आता था, हालांकि वर्तमान में नहीं पहुँच पाता। फिर भी अगर बारिश ज़्यादा आ जाए शिमला में कालका की पहाड़ियों पर तो जल आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए गंगानगर को हम नदी वाले क्षेत्र में ही रखते हैं। पर बीकानेर चूरू में कोई भी नदी नहीं जाती है, कोई भी नदी नहीं है यहाँ पर। अगला इम्पोर्टेंट बात कि फिर सबसे ज़्यादा नदियाँ किस ज़िले में हैं? ये तो ऐसे ज़िले जहाँ कोई नदी नहीं है। तो चित्तौड़गढ़ ज़िला ऐसा ज़िला है जहाँ से सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। एक दूसरे की विपरीत बातें हैं ये। अगर यही बात पूछी जाए संभाग स्तर पे कि सर्वाधिक नदियाँ कौन से संभाग में हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे कोटा संभाग। कोटा संभाग के जिलों में सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। और यही बात अगर पूछी जाए सबसे कम नदियों वाले क्षेत्र की या संभाग की, तो आप लिखेंगे इसमें बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियाँ बहती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नदियों की लंबाई की। नदियों की लंबाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर प्रश्न आने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं आपको कहूँ नदियों की लंबाई, अब देखिए प्रश्न आने का तरीका क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी,
ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पूछा जाए आपसे और कुछ नहीं पूछा जाए और कोई शब्द नहीं लिखा हो, तब आप आंसर देंगे चंबल। और अगर इस लॉन्गेस्ट से पहले शब्द लगा दिया जाए केवल या पूर्णतः, मतलब पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। अब पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली का मतलब है कि वो किसी और राज्य में ना बह रही हो, केवल राजस्थान में बह रही हो। तो ऐसी कौन सी सबसे लंबी नदी है, तब आप आंसर लिखेंगे बनास। फिर इस तरह से पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, यहाँ डायग्राम बना के देखते हैं हम इस चीज़ को। अब इस तरह से पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तब आप लिखेंगे यहाँ पे आंसर लूनी नदी। और इसके विपरीत पूछा जाए कि पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो ये हम बात कर ही चुके थे, चंबल। या इस तरह से पूछा जाए कि अरब सागर की ओर जाने वाली सबसे लंबी नदी तो लूनी, और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली सबसे लंबी नदी या पूर्व की ओर की सबसे लंबी नदी, तो आंसर होगा चंबल। हम कहीं उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो उत्तरी राजस्थान में हमने देखा एक ही इम्पोर्टेंट नदी थी घग्गर, तो ये उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी हो गई। और हम दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे, तब हम अपना आंसर लिखेंगे माही नदी। तो इस तरह से दिशा वाइज भी इनको ध्यान रखना है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। तो हालांकि सब में एक ही सवाल पूछा गया है, सबसे लंबी नदी, पर सवाल पूछने के ढंग में हर प्रश्न का उत्तर अलग होगा, इसका ध्यान रखना है। और यही बात हम भारत और विश्व के संदर्भ में भी आपको बता दें कि अगर ऐसे पूछा जाए इंडिया के संदर्भ में कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप आंसर देंगे गंगा नदी। और ये पूछा जाए कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आप आंसर देंगे ब्रह्मपुत्र। देखिए, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं तब हम ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक नदी की केवल लंबाई देख रहे हैं, उसके पहाड़ी से उद्गम से लेकर उसके समुद्र में मिलने तक या समापन तक हम देख रहे हैं लंबाई। तो यहाँ शब्द हमारा शब्द आता है लॉन्गेस्ट। तो इस हिसाब से गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लगभग कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। पर जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट में हम उसके अपवाह क्षेत्र को देखते हैं। मतलब हो सकता है कि कोई नदी ए से शुरू होकर बी पे जल्दी ही समाप्त हो जाती हो, पर उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र को ढक लिया गया हो। अगर हम इसकी सहायक नदियों सहित इसका अपवाह क्षेत्र देखेंगे तो इस नदी का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, तब इसे हम उस कैटेगरी में रखते हैं लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट नदी की जब भारत में बात होगी तब हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। हालांकि इसमें भी वही बात होगी कि पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली या भारत से बहने वाली। तो अगर पूर्ण रूप से शब्द लग जाएगा तो हम गंगा और ब्रह्मपुत्र में से ज़्यादातर चूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों नदियाँ पूर्ण रूप से भारत में नहीं बहती है। तो वहाँ पे अलग तरह से आंसर दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि गंगा के द्वारा उत्तर भारत के मैदान सबसे बड़े बनते हैं, तो वहाँ पे गंगा आंसर आएगा। इस बात को हम भारत के भूगोल में और अच्छी तरह से समझेंगे। और यही बात अगर वर्ड के संदर्भ में की जाए, जिस पे RAS में प्रश्न भी आ चुका है कि वर्ड की, देखिए जो प्रश्न आया था वो ऐसे आया था कि हिंदी में प्रश्न पूछा गया था
विश्व की सबसे लंबी नदी, जो आरएस में प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था हिंदी में, विश्व की सबसे लंबी नदी। अब अगर हिंदी वर्जन को ही देखते प्रश्न के तो सीधा सीधा आंसर हो जाता नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका में बहती है। पर इसी प्रश्न को जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रखा था वहाँ पे शब्द लॉन्गेस्ट नहीं था लंबी के लिए, वहाँ पे शब्द ले दे रखा था लार्जेस्ट। तो इस तरह से प्रश्न में विवाद था। और हमेशा आरपीएससी के एग्ज़ाम में लिखा होता है, अगर हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों में अगर विवाद होगा, कोई कन्फ्यूज़न होगी तो इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा। तो जिसने लार्जेस्ट पढ़ा उसने आंसर दिया अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका की नदी है, और लार्जेस्ट का आंसर इस हिसाब से सही माना गया था। जिन्होंने हिंदी में पढ़ के सिर्फ जवाब दिया उनका वो उत्तर गलत हो गया। तो हमेशा एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ज़न को आपको पढ़ना चाहिए, और इंग्लिश वर्ज़न को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी में देखिए यहाँ पे कोई गलती नहीं थी समझने में, फिर भी जिसने नील नदी किया उसका प्रश्न गलत हो गया। और एग्ज़ाम की प्रकृति आजकल इसी तरह से है कि अगर आप एक प्रश्न भी गलत कर देते हैं तो आपको अपने सिलेक्शन से वंचित होना पड़ सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। राजस्थान, भारत और विश्व के संदर्भ में लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट का क्या कंसेप्ट होता है। इसके बाद आगे की बात करते हैं हम कि अगर नदियों को उनकी कुल लंबाई के हिसाब से देखा जाए, अब इसमें हम राजस्थान में बहने वाली या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली बात नहीं कर रहे, सिर्फ लंबाई के अनुसार इनका अगर हम क्रम देखें तो हम पाते हैं कि लंबाई के अनुसार क्रम में सबसे पहले जो सबसे लंबी नदी आती है वो आपके सामने आती है चंबल नदी, जो कि 966 किलोमीटर लंबी है। दूसरी नदी आती है आपके सामने माही नदी, जो कि 576 किलोमीटर लंबी है। तीसरी नदी आती है आपके सामने बनास, और चौथी नदी आती है लूणी नदी। तो इस तरह से नदियों का ये क्रम बना हुआ है, इसका भी ध्यान रखना है अगर इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए तो। अब हम इसके बाद बात करते हैं अपवाह क्षेत्र के हिसाब से। अपवाह क्षेत्र मतलब नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कितने बड़े क्षेत्र को कवर किया गया है या ढक लिया गया है। तो अपवाह क्षेत्र के हिसाब से जब हम नदियों का क्रम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में है। सिर्फ राजस्थान में बात करें तो बनास नदी का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है बनास नदी का। दूसरे नंबर पर जो अपवाह क्षेत्र है सबसे बड़ा वह है लूणी नदी का। तीसरे नंबर पर जो अपवाह क्षेत्र है वह है चंबल नदी का। देखिए यहाँ पे चंबल और बनास को अलग अलग रखा गया है, तो इसलिए बनास का ज़्यादा बड़ा अपवाह क्षेत्र है। और चौथे नंबर पर अपवाह क्षेत्र जो सबसे बड़ा है वो है माही नदी का। तो अपवाह क्षेत्र के इस तरह से क्रम को ध्यान रखना है, लंबाई के क्रम को ध्यान रखना है। अपवाह क्षेत्र से प्रश्न आ चुका है आरएएस में, और वहाँ पे जब तुलना की गई थी तो पश्चिमी बनास और साबरमती की तुलना की गई थी कि किसका अपवाह क्षेत्र बड़ा है। तो वो एकदम डीप में जाके तैयारी करने से ही पता लगता है। फ़िलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है जो टॉप 4 लंबाई के हिसाब से और अपवाह क्षेत्र के हिसाब से। अब हम बात करें कि राजस्थान की जो नदियां हैं उन नदियों के किनारे जो दुर्ग बने हुए हैं वहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। नदियों के किनारे जो दुर्ग हैं
हालांकि नदियों में हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में एक एक नदी के द्वारा, फिर भी दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो पहला इम्पोर्टेंट है सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है गागरोण दुर्ग। तो गागरोण दुर्ग हमने देखा था कि चंबल की 2 सहायक नदियाँ हैं, आहू और काली सिंध। तो इन सहायक नदियों के किनारे, मिलन स्थल के किनारे बना हुआ है गागरोण दुर्ग। दूसरा हमने कल के लेक्चर में ही देखा था चित्तौड़ दुर्ग। जो चित्तौड़ दुर्ग हमने देखा था गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ। देखिए यहाँ शब्द आया गंभीरी, और अभी हमने इस लेक्चर की शुरुआत की थी गंभीर नदी से, तो दोनों में फ़र्क है, गंभीरी अलग है, गंभीर अलग है। इस तरह के नामों को मैं अभी करवाऊंगा इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट दुर्ग शेरगढ़ दुर्ग। जो शेरगढ़ दुर्ग है इसकी भी बात की थी हमने, परवन नदी के पास। और इसके बाद अगली बात करते हैं हम भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चंबल और जो बामनी नदी मिलती है चंबल से चित्तौड़ में, वहाँ पर। तो ये आप पिछले लेक्चर में अगर नदियों का और ढंग से देख चुके हैं तो ये आपको उसी डायग्राम से ही याद हो जाएगा कि कौन सा दुर्ग कहाँ है। इसके अलावा जो कोटा का किला है वो चंबल के पास है, और उत्तरी राजस्थान में जो भटनेर का किला है हनुमानगढ़ में, वो घग्गर। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट दुर्ग हैं जो नदियों के किनारे बने हुए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान में त्रिवेणी संगम की, कि कितने त्रिवेणी संगम बने अब तक हमने जितने लेक्चर देखे पीछे। तो इस तरह से ये लेक्चर एक तरह से आपके लिए पूरी समरी का काम करेगा अपोहा तंत्र की। तो देखिए त्रिवेणी संगम हमने बनास पे ही कल के लेक्चर में 3 देखे थे, तो सबसे पहले उन्हीं को लिख लेते हैं। सबसे पहला जो त्रिवेणी संगम हुआ था वो हुआ था बिंगोद में, और बिंगोद स्थान है भीलवाड़ा में। तो डिटेल में नहीं बता के आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, वहाँ समझ में आ जाएगा। और वहाँ कौन सी नदियाँ मिली थी, बनास, बेड़च और मैनल। जो दूसरा त्रिवेणी संगम बना था वो बना था राजमहल टोंक में। इसकी स्थिति भी हमने कल डायग्राम में दिखाई थी। तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, बनास, डाई और खारी। तो जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पर जाके एजुकेशन चैनल को सर्च करें, वहाँ पे लगभग राजस्थान भूगोल के सभी लेक्चर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद जो तीसरा संगम बना था सबसे प्रसिद्ध, वो बना था रामेश्वर घाट पे। और रामेश्वर घाट पे जो नदियाँ मिली थी बनास, चंबल और सीप। तो ये जो 3 त्रिवेणी संगम हैं ये तीनों बनास नदी पर निर्मित हैं। इसके बाद जो अगला है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, बेणेश्वर में। ये हमने देखा था जब हमने माही नदी को किया था पिछले लेक्चर में। तो बेणेश्वर में जो संगम बन रहा है वो बन रहा है सोम, माही और जाखम का। और यहाँ पे
और क्या ख़ास बात है वो भी मैंने बताई थी। तो इस तरह से त्रिवेणी संगम पे जो प्रसिद्ध स्थल हैं उन पे भी प्रश्न आते हैं। अब सीधा त्रिवेणी संगम पूछना तो बहुत आसान हो जाता है, इनसे संबंधित जो तीर्थ स्थल हैं उस पर प्रश्न आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। बेणेश्वर डूंगरपुर में ये है। तो इस तरह से ये 4 प्रमुख त्रिवेणी संगम। इसके बाद हम बात करें जलप्रपात की या वाटरफॉल की। तो जलप्रपात के बारे में मैंने पहले भी बताया था। जलप्रपात वो होता है जहाँ नदी का जल ऊंचाई से गिरता है, और हमने पिछली नदियों में सारे जलप्रपात देखे हैं, तो एक एक करके याद दिला दूँ आपको। आपने एक जलप्रपात देखा था भीमताल, जो भीमताल जलप्रपात देखा था वो आपने देखा था मांगली नदी के द्वारा बनाया गया। और मांगली नदी आपने कहाँ पढ़ी थी? चंबल वाले सिस्टम में। तो वहाँ पे मांगली नदी के द्वारा बनाया गया, और है ये बूंदी में। दूसरा इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया भी था, इस पे प्रश्न भी आ चुका है, मैनल जलप्रपात मैनल नदी के द्वारा बनाया गया भीलवाड़ा में, और RS प्री में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। तीसरा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात, ये भी हमने पढ़ा था जब चंबल नदी को हम कर रहे थे। तो चंबल नदी पर चित्तौड़ में। इसके अलावा 2 जलप्रपात और हैं जिनको हमने नदियों में नहीं पढ़ा। एक तो दमोह, जो कि है धौलपुर में, और एक अरना झरना, हालांकि अब इसमें पानी नहीं आता, अरना झरना जलप्रपात ये जोधपुर में। तो इस तरह से इन फैक्ट्स को ध्यान रखना है आपको। अब हम करते हैं लास्ट बात, कि जो नदियों के नाम में कन्फ्यूजन हो जाती है उसे हम दूर कर लें। जो सिमिलर से नेम हैं उसमें हमें कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, नदियों के सिमिलर लगने वाले नाम। तो पहला हम जोड़ा बनाते हैं। एक नदी है सूकड़ी और एक नदी है सूकली। तो जो सूकड़ी नदी है वो, अगर आपको ध्यान हो, आप लूनी नदी देखिएगा, वो लूनी की सहायक नदी है, और जो सूकली नदी है वो पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। दूसरा देखिए, सीप नदी और सीपू नदी। सीप नदी हमने पढ़ा था त्रिवेणी संगम में, चंबल में बनाती है जो बनास डाई सीप, और जो सीपू है वो है पश्चिमी बनास की। तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं, इनका ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी आपको बताया मैंने जस्ट, गंभीर नदी और गंभीरी नदी। तो गंभीर नदी तो क्या थी? यमुना की सहायक। अभी हमने इसको देखा। और जो गंभीरी नदी थी वो थी बेड़च की सहायक नदी। इस तरह से अगला लेते हैं हम, मोरेन नदी, वो है माही की सहायक, और मोरेल नदी
ये है बनास की सहायक। अगला जोड़ा काली सिंध नदी जो है चंबल की सहायक, और काली सिल नदी जो है बनास की सहायक। तो इस तरह से इन नदियों के जोड़े हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। तो बाकी जो और भी प्रश्न बनेंगे उसको मैं आपको टेस्ट पेपर में दे दूँगा, तब तक आपको ये सब ध्यान रखना है। और इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।